नमस्कार, वेलकम एट दिस कादू सेंटर। पीजीटी साइंस में फिजिक्स पार्ट का मॉडर्न फिजिक्स में न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ से आपको 100 से 200 क्वेश्चन आने वाले कुछ सीरीज में दिए जाएंगे जो कि पीआईक्यू बेस्ड होंगे। तो आइए बिना टाइम डिले के आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन से। ठीक, पहला क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस to the ratio of radius of atom is नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 की पावर 5, ऑप्शन बी 10 की पावर 6, ऑप्शन सी 10 की पावर -5 एंड ऑप्शन डी 10 की पावर -8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग जानते हैं रेडियस ऑफ जो दिया है वो आपको पता है, लिख लीजिए। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है? 10 की पावर -15 मीटर। सेकेंड इज रेडियस ऑफ एटम की जो रेडियस है वो कितनी है? 10 की पावर -10 मीटर। ओके, पूछा क्या है? रेशियो ऑफ द, इसके मान लीजिए Rn लेते हैं, Rn और ये लेते हैं Ra। पूछा क्या है? Rn न्यूक्लियस ऊपर है, फिर एटम। इट इज इक्वल टू 10 की पावर -15 अपॉन 10 की पावर -10, क्या हो जाएगा? 10 की पावर -5। ठीक, ये करेक्ट आंसर है, 10 की पावर -5। एडिशनल इसमें क्या नोट करना है आपको? पहली चीज देखिए यहाँ पे आपको, जैसे ये वैल्यू हमने लिखी है 10 की पावर -5, 10 की पावर -10। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज जाते हैं कि 10 की पावर -15 बड़ा है या 10 की पावर -10 बड़ा है। तो कौन सा बड़ा है? 10 की पावर -10 इज ग्रेटर देन 10 की पावर -15। ठीक, तो रेडियस ऑफ एटम ऑब्वियसली बड़ा होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से, नंबर 1। नंबर 2 थिंग जो आपको रिमेंबर करनी है, ये किसने निकाला है? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये डिटेल्स, ये दोनों की वैल्यू डिटरमाइन की गई थी। ठीक, तो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, दैट इज सी 10 की पावर -5। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड विद। एक इलेक्ट्रॉन किसके समान है? ऑप्शन ए है बीटा पार्टिकल, ऑप्शन बी अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी मेसॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिकल विद, तो जनरली अगर बीटा पार्टिकल कब निकलता है? जैसे मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट एक्स है, इसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है। ठीक, बीटा पार्टिकल निकालेंगे, बीटा रेडिएशन रिलीज हो रही है, तो क्या होगा? X में एलिमेंट का Z में एक बड़े एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाता है, जबकि एटॉमिक मास में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब इसको बैलेंस करिए इक्वेशन को, तो E-1 एंड दैट इज 0, और ये बहुत सारी एनर्जी निकल जाएगी। ठीक, तो ये क्या है? आपका नोटेशन इज अ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। देखिए इक्वेशन बैलेंस्ड है, -1 एंड प्लस, तो इसको प्लस और -1 करें तो Z आ जाएगा। ऊपर A में कोई चेंज नहीं, दैट इज इक्वल टू ZXA। तो बीटा एक इलेक्ट्रॉन के समान है बीटा पार्टिकल के। ठीक, तो ये हो गया। इसी तरह से आप अगर जान देखें तो अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल निकले, तो दैट इसमें से अगर अल्फा पार्टिकल निकले, एक अल्फा पार्टिकल किसके समान हो जाएगा? तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी और एटॉमिक मास में 4 यूनिट की कमी हो जाएगी। ठीक, तो ये किसके बराबर होता है? 2He4, और ये क्या है? हीलियम का नाभिक। तो एक अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम नाभिक के बराबर है, के समान है, जबकि एक बीटा पार्टिकल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के समान है। ठीक, बीटा पार्टिकल भी 2 से निकलते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। अगर निगेटिव होगा तो ये प्लस आ जाएगा, तो प्रोटॉन निकलने के समान होगा। ये अगर ये बीटा माइनस, यहाँ से बीटा निकला, अगर बीटा माइनस निकलता है तो ये बीटा प्लस निकलेगा, तो प्लस दूसरा से ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में होता है। यहाँ जनरली दिया इलेक्ट्रॉन के समान है, तो दैट इज अ बीटा पार्टिकल। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अ डिप्लेक्शन रीजन ऑफ एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड आर ओनली। एक पीएन जंक्शन संधि डायोड के अक्षय परत में होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी होल,
ऑप्शन सी बोथ इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी ओनली फिक्स्ड आयन। तो जनरली वी आर नो दैट अगर ये कोई पीएन जंक्शन है, ये एक साइड पी दूसरे साइड एन हो गया, ठीक। ये अनबायस्ड है, मतलब अभी ना इसे फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं ना रिवर्स बायस कर रहे हैं, ठीक। तो इस सिचुएशन में यहाँ से सारे के सारे चार्ज कैरियर्स को यहाँ जाना चाहिए था और यहाँ के यहाँ, बट ऐसा ना होकर के यहाँ पे इस रीजन में इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जस्ट लाइक पी के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इन जंक्शन डायोड में पी साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन इन पी साइड। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इससे इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोटॉन, ठीक। ये क्या आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और ये आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो होता क्या है कि इस रीजन में दोनों के रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। इस वजह से इस रीजन को जितने में ये क्रिएट होता है इसे बोलते हैं डिप्लेक्शन रीजन। डिप्लेशन रीजन दैट मीन्स अक्षय परत, रीजन लेयर जो भी आप बोलिए, ठीक। तो ये अब देखिए बताइए कि डिप्लेशन लेयर में क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन हो सकता है? अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता तो पी साइड होता, डायरेक्ट फॉरवर्ड हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों हैं। तो या तो ऑप्शन में दिया हो कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ आर, जो कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऑप्शन ए सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, सिर्फ होल्स नहीं हो सकते, तब तो डिप्लेक्शन रीजन ही नहीं बनेगा, सिर्फ बोथ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली नहीं हो सकता, ठीक। जस्ट अ सेकेंड। अब बचा क्या, ओनली फिक्स्ड आयन। ओनली फिक्स्ड आयन इज अ करेक्ट ऑप्शन। याद एक ऑप्शन ये अगर ओनली फिक्स्ड ऑप्शन दिया हो तो सही है, दूसरा ऑप्शन अगर दिया है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ तो वो भी ऑप्शन सही होगा। कुछ क्वेश्चंस में ये भी है, ठीक। तो क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है जब तक ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं ये फिक्स्ड आयंस हैं, ठीक। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन इज डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फॉर आर द डायोड्स यूज्ड इन अ पावर सप्लाई सर्किट। पावर सप्लाई परिपथ में डायोड का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है रेक्टिफिकेशन दृष्टिकारी, ऑप्शन बी है एम्पलीफिकेशन प्रवर्धक, ऑप्शन सी है both A and B and option D है none of this। तो जनरली वी आर नो दैट पीएन जंक्शन डायोड जो है पीएन जंक्शन डायोड को कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो एज ए रजिस्टर भी यूज करते हैं, एज ए एम्पलीफिकेशन भी यूज करते हैं। तो एक फॉरवर्ड वायर, दूसरा रिवर्स्ड वायर, इट इज जाता है एम्पलीफिकेशन सिचुएशन में, ठीक। दोनों रिवर्स कर दें तो ये चला जाएगा रजिस्टर की तरह, इस तरह से सेकेंड है ये एम्पलीफिकेशन। दोनों को फॉरवर्ड कर दें या दोनों को रिवर्स कर दें तो चला जाता है स्विचिंग एक्शन में। इस तरह से है। यहाँ पे क्या पूछा है कि डायोड में पावर सप्लाई में क्या चाहिए हमें, इनपुट एक आएगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो वहां पे डायोड क्या करता है, इंक्रीज करता है, एम्पलीफाई करता है, ठीक। वहां तो मिनिमम इनपुट को थोड़ा सा ये इंक्रीज कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। दैट्स वाई डायोड इज वर्क एज अ एम्पलीफायर इन पावर सप्लाई, ठीक। रेक्टिफिकेशन का क्या काम है, डीसी को रोक करके एसी को डीसी में बनाता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, ठीक। दैट इज द रेक्टिफिकेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एन आइटम इज। डाल्टन की परमाणु सिद्धांतानुसार एक परमाणु कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। ऑप्शन ए कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, फिर से उप विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन बी कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, फिर से विभाजित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी कंटेन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रखता है। एंड ऑप्शन बी है नॉन ऑफ दिस, जिनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एटम जो है, परमाणु जो है वो सबसे सूक्ष्मतम कण है और ये डिवाइड नहीं किया जा सकता। सिंपल फंडामेंटल वन लाइन में इसका
है डाल्टन का परमाणु सबसे छोटा कण है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बोला जिसमें विभाजित नहीं किया जा सकता? दैट इज ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक, डाल्टन ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं किया क्योंकि इस थ्योरी आ रही है 1813 के आसपास। ठीक, इलेक्ट्रॉन खोज कब हो रही है? 1897 में, प्रोटॉन की 1913 में और न्यूट्रॉन की 1935 से 37 के आसपास। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, ध्यान रखिएगा क्या है ऑप्शन में आएगा गोल्डस्टीन तो आप गोल्डस्टीन टिक करेंगे और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द न्यूट्रल आइटम इज कन्वर्टेड इनटू अ कैटायन देयर इज अ, जब एक उदासीन परमाणु एनायन में बदलता है तब। ऑप्शन ए है डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक में कमी होती है। ऑप्शन बी है एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। सी डिक्रीज इन साइज, आकार में कमी होगी। ऑप्शन डी एन इंक्रीज इन साइज, आकार में वृद्धि होगी। तो पहला हम लोग जानते हैं कोई भी न्यूट्रल आइटम से, मान लेते हैं एक न्यूट्रल आइटम है एक्स, ठीक, इससे कैटायन और एनायन दो चीजें बनती हैं। ठीक, कैटायन एंड एनायन, ऋणायन एंड धनायन। ठीक, तो अगर कैटायन है, मान लीजिए एक्स है, अगर सोडियम है, ठीक, सिंपल से अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या सोडियम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या जेड का मान चेंज हो रहा है? आप खुद देखिए, जेड का मान चेंज हो रहा है? नहीं, क्योंकि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो डिक्रीज या इंक्रीज एटॉमिक नंबर में ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर, बहुत सिंपल। अब देखिए साइज में ये बोला है कैटायन धनायन बनाना है हमें, तो धनायन के सेशन में क्या होता है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड। मतलब अगर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बोर एटॉमिक मॉडल के अनुसार नाभिक में के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन, वृत्ताकार कक्षा में नाभिक चारों चक्कर लगाते हैं। ठीक, सबसे दूर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से सबसे कम ऊर्जा से बंधा होता है, इसलिए उसे निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। ठीक, समझिए कि यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से बाहर निकल गया, तो अब जो इसका रेंज है, अब इसका जो साइज है वो सिर्फ यहीं तक है। अभी तक जो था ये यहाँ तक था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, हो सकता है लास्ट क्लास में सिर्फ आखिरी कक्षा में जो एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तो अब उसकी एक कक्षा पहले तक की ही साइज नजर होगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, साइज डिक्रीज हो रही है। तो धनायन जब बनेगा तो साइज डिक्रीज होगी, और अगर ऋणायन बनेगा, अगर ऋणायन बनेगा, एक्स माइनस होगा, अगर एक्स माइनस होगा तो ये साइज इंक्रीज होगी। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमॉन्ग द फॉलोइंग वन विच एग्जिबिट द फेरोमैग्नेटिज्म, निम्नलिखित में से वह जो लौ चुंबकीय दर्शाता है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है जिंक एंड ऑप्शन डी है कोबाल्ट। तो जनरली हम जानते हैं तीन तरह से पदार्थों के मैग्नेटिज्म को डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे चलते हैं, मैग्नेटिज्म को तीन तरह से कैरेक्टराइज किया गया है। नंबर 1 पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म वो है जिनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू प्लस होती है और नियर अबाउट 1 होती है और लेस देन 1 होती है, समझ लीजिए लेस देन एंड पॉजिटिव 1 होती है। फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो प्लस होती है और 1 से बहुत ज्यादा होती है, और डायमैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होती है, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो 1 से नेगेटिव होगा तो जनरली है कि वो 0 से भी कम है। ठीक, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा किसी भी डायमैग्नेटिक को, तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोज करेगा, उसके दूसरी दिशा में ये मूव कर जाएगा। सिमिलर उसी तरह से समझिए पैरामैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में जब इसे रखा जाएगा तो ये थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाएगा। उसी तरह से फेरोमैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये बहुत तेजी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अपना भी मैग्नेटिज्म होता है। क्लियर।
फेरोमैग्नेटिज्म में आपको हमेशा याद रखना है सिर्फ 5 ही फेरोमैग्नेटिक है और उसमें से सिर्फ आपको 3 याद रखने हैं, फेरस, कोबाल्ट एंड निकिल। दीज आर ओनली 3 फेरोमैग्नेटिज्म यू नीड टू रिमेम्बर। दूसरा जो है वो डिप्सम है और एक है CrO2 या CnO2, ये कंपाउंड है। तो देयर इज ओनली 5 फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर एग्जिस्ट। तो आपको जनरली ये 3 याद रख लेंगे तो हमेशा टीजीटी में फेरोमैग्नेटिज्म से अगर यहाँ से इस तरह क्वेश्चन उठेगा तो यही तीनों में बनेगा। ठीक, पैरामैग्नेटिक देखिए एल्युमिनियम क्या है, पैरामैग्नेटिक, सोडियम डायमैग्नेटिक में जाएगा या जिंक, ये अलग अलग हैं। जनरली जो मैग्नेटाइज होते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म में आते हैं, जो नॉन मैग्नेटाइज होंगे वो डाई में चले जाएंगे। तो कोबाल्ट देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन में है, कोबाल्ट, निकिल एंड फेरस हमेशा ढूंढिए जब फेरोमैग्नेटिज्म आए तो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0 देन इट्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी। यदि विस्थापन में इलेक्ट्रॉन के विस्थापन में अनिश्चितता 0 है तो उसके संवेग में अनिश्चितता कितनी होगी? ऑप्शन ए है h/2 पाई, ऑप्शन बी है h/4 पाई, ऑप्शन सी है 0 एंड ऑप्शन डी है इन्फिनिटी। तो हम लोग जानते हैं हेंजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेंजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच कट, इसका मतलब होता है कि h/2 पाई। ठीक, सिंपल सा ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है।